जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। कुलगाम के केलम इलाके में ईंट भट्टे में काम करने वाले नॉन लोकल मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया। पहले आतंकियों ने मजदूरों से नाम पूछा और फिर उनके आधार कार्ड देखने के बाद AK-47 से फायरिंग कर दी। मारे गए दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और उनका नाम दीपक और भूपेंद्र था और दोनों काम की तलाश में कश्मीर आए थे। आतंकी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है और आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर कुलगाम पहुंचे, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 10 दिनों के भीतर 2 टारगेट किलिंग्स हुई है। पहली टारगेट किलिंग अनंतनाग में उस समय देखने को मिली जब अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को क्लोज रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और बीती रात कुलगाम के केलम इलाके में जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, इस इलाके में ईंट के भट्टे पर काम करने वाले 2 नॉन लोकल्स से जो है उनको गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पहले उनका नाम पूछा गया, उनका आधार कार्ड चेक किया गया और करीबन 3 से 4 मिनट तक उनके साथ बातचीत हुई और उसके बाद उन पर गोलियां चलाई। हालांकि दोनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन रात में ही एक की मौत हो गई और आज सुबह जो है दूसरे घायल की भी जो है मौत हो गई। दोनों नॉन लोकल्स है, उनका परिवार भी जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद है, वो ईंट के भट्टे में काम कर रहे हैं। निस्संदेह ही वर्ष 2024 में इस तरह का सिलसिला जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का देखने को मिल रहा था और उसी तर्ज पर जो है मिलिटेंसी अब एक नई रणनीति के तहत जो है टारगेट किलिंग कर रहे हैं। निस्संदेह ही टारगेट किलिंग जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए रोकना एक बेहद बड़ा चैलेंज होता है और वही प्रेजेंस जो है अब मिलिटेंट्स एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त कुलगाम इलाके के उस केलम एरिया में मौजूद है जहां पर बीती रात ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि स्कूटर पर सवार 2 मिलिटेंट्स थे, AK-47 उनके हाथ में थी और उसके बाद वो उस ईंट के भट्टे पे गए जहां पर ये नॉन लोकल्स काम कर रहे थे। उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो है उन पर गोलियां चलाई। AK-47 जिस तरह से हमने अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पर जो गोलियां चलाई गई थी, बताया जा रहा है कि उसी तरह से उसी पैटर्न के तहत जो है वो मिलिटेंट AK-47 और पिस्टल हाथ में लेकर जो है वो उनके पास गए, उनसे बातचीत की और उसके बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया। निस्संदेह ही टारगेट किलिंग जो है बीते सालों में एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों के लिए रहा है और मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल मिलिटेंटों की तलाश के लिए जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए TRF जो लश्कर तैयबा माना जाता है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है नॉन लोकल्स पर जो गोलियां चलाई गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन जो है फिलहाल इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का आतंकी हमले पर रिएक्शन आया है। मनोज सिन्हा ने DGP से बात की और जल्द से जल्द सुरक्षा बलों को आतंकी के खात्मे का निर्देश दिया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मजदूर अपना घर छोड़कर पेट पालने के लिए कश्मीर आए थे और उनकी इस तरह हत्या बेहद ही क्रूर है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले ऐसा ही एक आतंकी हमला अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुआ। 21 जुलाई को हुआ था यह हमला। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पर फायरिंग की थी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए थे। तो TRF की ओर से 21 जुलाई को अनंतनाग में हमला किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल को शहीद किया गया था। 31 जुलाई को कुलगाम में हमला हुआ और 2 अप्रवासी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब TRF को अगर देखा जाए तो इससे पहले ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जो लगातार हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मंजूर, पहले भी इस तरीके की घटनाएं देखी गई हैं, टारगेट किलिंग और खासतौर पर जो बाहरी लोग आते हैं उनको इस तरीके से निशाना बनाया गया था, एक तरीके से डर पैदा करने की कोशिश की गई थी और अब फिर से वैसी ही घटनाएं शुरू हो गई, वैसा ही पैटर्न शुरू हो गया है। क्या खासतौर पर इन्हीं मजदूरों को या भी और भी ऐसी जगह पर काम करने वाले ऐसे लोग हैं, लोगों के बीच में जाहिर तौर पर डर होगा, लेकिन अभी क्या इन आतंकियों के बारे में कुछ पता चल पाया है?
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि टारगेट किलिंग जो है एक सॉफ्ट टारगेट होता है और मिलिटेंट आसानी से आते हैं और इस तरह के हमलों को अंजाम देकर आसानी से फरार भी हो जाते हैं। निस्संदेह ही ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वर्ष 2024 के बाद ये पैटर्न जो है 10 दिनों में एक बार फिर से कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पहले अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या कर दी गई और बीती रात कुलगाम में, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर 2 नॉन लोकल लेबर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई और मिलिटेंट जो है वो आसानी से यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। निस्संदेह ही ये एक बड़ा चैलेंज है और जो लाखों की तादाद में कश्मीर नॉन लोकल्स देश के विभिन्न राज्यों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद काफ़ी सदमे में है। डर और खौफ जो है उनके चेहरों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहुत सारे नॉन लोकल लेबर्स जो ईंट के भट्टों में काम करते हैं या अलग अलग का काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, उनसे जब हमने आज बात की इस घटना के बाद, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस अब अपने इस घटना के बाद अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि वो मजबूर है क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, पीछे एक बहुत बड़ा परिवार है। तो डर और खौफ जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन मिलिटेंटों के खिलाफ जो है कल रात से ही साउथ कश्मीर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ माना जा रहा है। टीआरएफ ने इसके हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जो हमने बीते वर्षों में भी देखा है कि बहुत सारी टारगेट किलिंग्स हुई है, क्योंकि ये मिलिटेंट्स के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहता है। मंजूर, एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा कर्मियों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये डर का माहौल पैदा करता है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का रोजगार ढूंढने के लिए, और जब ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं तो जाहिर तौर पर ये डर कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में बैठ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं मुन्ना भाइयों के सरगना की, जिसे नोएडा के एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर से दबोचा है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, यूपी एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। लोकेश नाम का यह शातिर बदमाश एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करवाता था। एसटीएफ इसकी तलाश पिछले 2 महीने से कर रही थी और इसके पास से 50 लाख रुपए कैश, 92 टीएफटी स्क्रीन, 14 रास्पबेरी पाई डिवाइस और 45 वीजीए कार्ड समेत कई गैजेट्स बरामद हुए हैं। सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश 22 मई को हुआ था, जब एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नकल का खेल उजागर हुआ था। अब नोएडा के नॉलेज पार्क में परीक्षा केंद्र पर इसका भांडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने तब परीक्षा संचालक प्रदीप चौहान, हैकर अमित राणा समेत 7 आरोपियों को दबोचा था। इनका सरगना राजस्थान के अलवर में छिपा बैठा था, जिसे एसटीएफ ने दबोचा है। अब ये गैंग बेहद ही शातिर तरीके से हाईटेक गैजेट के जरिए परीक्षा में नकल करवाता था। खुलासा यह हुआ है कि लोकेश ही मॉडिफाइड टीएफटी स्क्रीन तैयार करता था, जिसकी मदद से अभ्यर्थी की जगह दूर बैठा सॉल्वर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देता था। तो हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। सॉल्वर गैंग का यह सरगना बेहद शातिर है। ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल करवाने में वो माहिर था, लेकिन यूपी एसटीएफ ने इसे आखिरकार दबोच लिया। लोकेश की लोकेशन अलवर में मिली है। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने छापा मारकर उसे दबोच लिया। 2 महीने से वो फरार चल रहा था। उसके अड्डे से हाईटेक गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। अब ऑनलाइन एसएससी एग्जाम में नकल करवाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया था। 22 मई को नोएडा के नॉलेज पार्क के एग्जामिनेशन सेंटर पर दबिश दी गई थी, जहां परीक्षा में नकल का खेल चल रहा था, जिसके बाद से लगातार पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और उसके बाद फिर लोकेश के लोकेशन तक पहुंची। चलिए आपको बताते हैं कि लोकेश के पास से आखिरकार क्या बरामद हुआ है। 92 टीएफटी स्क्रीन, 5 वीजीए कार्ड, 20 VJ2 HDMI कार्ड, 50 लाख कैश और 14 रास्पबेरी पाई डिवाइस। ये डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड की साइड का मिनी कंप्यूटर होता है। 12 मेमोरी कार्ड्स, 15 C टाइप केबल और 5 VGA स्विच समेत कई दूसरे उपकरण भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, आखिरकार किस तरह से पुलिस इस शातिर के पास पहुंची और इसका नेटवर्क क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है? अमित, यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी कल लगी है राजस्थान के अलवर से, जहां पर इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड है लोकेश, उसको यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल 22 मई को इससे पहले इस गिरोह के कई सारे लोग पकड़े गए थे और उनके पास से न सिर्फ हाईटेक गैजेट्स बरामद हुए थे, बल्कि 50 लाख रुपए की जो बड़ी रकम है वो भी अभ्यर्थियों से जो वसूली जाती थी वो भी बरामद कर ली है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो इनकी मोडस ऑपरेंडाई थी,
अमित, ये लोग दरअसल जो अभ्यर्थी होते हैं, अभ्यर्थियों को तो उनकी जगह पे भेजते ही थे, लेकिन जहां पर ये पूरा एग्जाम कराया जाता था, कंडक्ट कराया जाता था, वहां के सेंटर मालिकों से बकायदा ये लोग पैसे देकर के उसको कॉम्प्रोमाइज करते थे और उसके बाद जिन अभ्यर्थियों से ये पैसे लेते थे उन अभ्यर्थियों की जो आंसर शीट देने की जो कंप्यूटर प्रक्रिया होती थी उसको बाकायदा हाईफाई और मॉडिफाइड टीएफटी के जरिए कॉम्प्रोमाइज करवाते थे और बाहर बैठ करके एक मुन्ना भाई उसी स्क्रीन को अपने कंप्यूटर पर शेयर कर लेता था। यानी कि अंदर जो अभ्यर्थी बैठा होता था उसका काम होता था सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने बैठे रहना, जबकि उसका जो पेपर होता था वो बाहर बैठा हुआ मुन्ना भाई, लोकेश और उसके गिरोह के बाकी लोग के सदस्यों के जरिए सॉल्व करता था और उसके एवज में ये लोग जो अभ्यर्थी होते थे, पीड़ित होते थे, उनसे लाखों की रकम वसूलते थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनकी जो निगाहें थी वो कितने राज्यों में थी, इसको लेकर के यूपीएसटीएफ इस पूरे मामले में अभी भी छापेमारी कर रही है, क्योंकि एसटीएफ को लगता है कि कुछ और ऐसे लोग हैं, कुछ और ऐसे मददगार लोग हैं जो इस पूरे गिरोह को न सिर्फ मदद कर रहे थे बल्कि इस हाईटेक गिरोह की मदद करने के पीछे कुछ अपना काम भी कर रहे थे। इसीलिए यूपीएसटीएफ की जो तलाश है, जो सर्च अभियान है, वो अभी भी जारी है, लेकिन लोकेश की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये पूरा रैकेट पूरी तरीके से बस्ट कर लिया गया है और भविष्य में कम से कम इस तरीके की कोशिशें इस गिरोह के जरिए बिल्कुल भी नहीं की जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। उत्तराखंड की राजधानी से ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई सदमे में है। सुसाइड से पहले सरकारी शिक्षिका ने वीडियो बनाकर अपने घर वालों से माफी मांगी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून सुसाइड केस का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच सीबीसीआईडी से करवाने का आदेश सीएम ने दिया है। सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ससुराल वालों से परेशान होकर उसने सुसाइड का आरोप लगाया है। अब ससुराल में किसी भी अनहोनी के लिए सृष्टि को जिम्मेदार ठहराया जाता था। सृष्टि की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। शादी के महज 8 महीने बाद ही उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पहले सुनिए सृष्टि ने सुसाइड से पहले अपने घर वालों के लिए आखिरी मैसेज क्या भेजा। सॉरी मम्मी, सॉरी गुड्डन, सॉरी रुचि, मैं ऐसे जा रही हूँ बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनहूस मनहूस। अब ससुराल वाले सृष्टि को मनहूस मानते थे। घर वालों ने जो आरोप लगाया उसके मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद सृष्टि के ससुर को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहने लगे। सृष्टि की मौत 29 जुलाई से 3 दिन पहले यानी कि उससे पहले उसकी ससुर की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे ताने देने का सिलसिला तेज हो गया था। बताया जा रहा है कि इसी से परेशान होकर उसने फांसी लगा ली। मौत से पहले उसने आखिरी वीडियो के जरिए अपनी मम्मी को मैसेज भेजा। सृष्टि ने कहा कि 6 महीने तक मैंने काफी कुछ सहा, लेकिन अब सहन नहीं होता और सॉरी कहकर उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। और फांसी लगाने से पहले उसने वीडियो बनाकर अपनी आपबीती भी सुनाई। इस मामले में देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने सीएम धामी को पत्र लिखा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने सीबीसीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा है। पुलिस ने ससुराल वालों पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मृतका है उनकी माताजी की तरफ से एक तहरीर इसमें दी गई है, जिसमें मृतका की सास, मृतका के पति और मृतका की जो ननद हैं उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और उसके जिस कारण से प्रताड़ित होकर उस महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। इसमें जो मृतका है ये तो श्रीनगर श्रीकोट में सरकारी शिक्षिका के पद पर थी और जो इसके पति हैं ये भी किसी विभाग में कार्यरत है, लेकिन अभी जैसे जैसे मुकदमे में आगे जांच करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये शादी इसकी अभी 8 महीने पहले नवंबर 2025 में हुई थी। पुलिस इस मामले में एफएसएल टीम की मदद ले रही है। सृष्टि ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। मामले का संज्ञान खुद सीएम ने लिया है, लिहाजा एक एक पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। सृष्टि के घर वालों की माने तो ससुराल में उसे मनहूस कहकर पुकारा जाता था। अब घर में जो भी अनहोनी होती थी उसके लिए सृष्टि को ही जिम्मेदार ठहराया दिया जाता था। साथ ही दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था। हालात ऐसे हो गए कि शादी के 8 महीने के बाद सृष्टि को जान देनी पड़ी। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ क्लियर हो सकता है।
कोतवाली डोईवाला का एक मामला है जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम और साथ ही साथ हमने मौका मुआयना एफएसएल के द्वारा भी इसमें करवाया है। तो इसके बाद इसमें जो मृतक महिला थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो इसके बाद हमने उस महिला का पंचायतनामा भर के उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई कर ली जाएगी। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर एसटीएफ ने आतंकी संगठन जैश की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बर्दमान में जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकी हमीम मंडल पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी और जैश का एक्टिव मेंबर है। आतंकी हमीम के टारगेट पर सीएम शुभेंदु अधिकारी थे। दावा है कि आतंकी हमीम मुख्यमंत्री पर अटैक की प्लानिंग कर रहा था। शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि आतंकी हमीम पिछले 3 महीने से बर्दवान में रहकर सीएम शुभेंदु के रूट, सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी जानकारी और लोकेशन अपने आकाओं को शेयर कर रहा था। आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था, पश्चिम बंगाल में उसने किन किन लोगों की मदद की या फिर मदद उसे मिली है, इस जांच के लिए उसके कब्जे से मिले मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। और आज एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में डिटेल में जानकारी देगी। जैश का एक्टिव मेंबर हामिद मंडल बर्दमान के रेनेसा हाउसिंग में किराए के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रह रहा था। एजेंसियों का कहना है कि इसी फ्लैट से वो अपनी आतंकी एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रहा था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ये वही टाउनशिप है जिस टाउनशिप में हमीम मंडल पिछले 2-3 महीना पहले किराए के फ्लैट में रहता था। और ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में इस वक्त नाम लिखा हुआ है एकता मेहरा। इसी एकता मेहरा नाम के किसी महिला के से ये फ्लैट किराए में लिया था हमीम मंडल और अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। हमीम मंडल के बारे में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि ये सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जो है उनका काफी करीबी था। और उनका पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद किया है बंगाल एसटीएफ ने और मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है उससे ये पता चल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। तो बंगाल एसटीएफ ने कल इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचा और पहुंचते हुए वो जब जिम पे थे उस जिम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनके घर पे उनको लाया गया और घर पे लाने के बाद लगातार पूछताछ किया गया। और पूछताछ के बाद ये सामने आया कि ये हमीम मंडल जो है ये हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, वो सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक में के मास्टरमाइंड के साथ भी वो काफी करीबी था। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल से जैश ए मोहम्मद के आतंकी का पकड़ा जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हावड़ा से बीजेपी के विधायक उमेश राय को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। শুধু আমি তো নয়, এসটিএফ বলবে কালকে শুনবেন আওয়ার এমওএস উমেশ রাই অলসো এই স্ক্যানারের মধ্যে ছিল। বাকিটা আমি বলছি, ইটস আ ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু, প্লিজ এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না। এসটিএফ উইল অর্গানাইজ এ প্রেস কনফারেন্স। और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतुब्रतो बैनर्जी ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि आतंकी हमीम कितने समय से यहां से ऑपरेट कर रहा था। ऋतुब्रतो बैनर्जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का सवाल ऐसे में जरूरत पड़ने पर सेंट्रल एजेंसी की अगर मदद लेनी पड़े तो लेनी चाहिए। बहुत ही सीरियस मुद्दा है क्योंकि जितना मालूम हुआ है एसटीएफ अरेस्ट किए हैं ये टेररिस्ट को, जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं और रेनेसा में रह रहे थे। तो कभी ये शैडो करने का बात आ रहा है, कहाँ प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर का, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का, तो ये तो एक रोज में नहीं होता है ना। तो ये तो पता करना पड़ेगा ये कितना दिन से यहाँ ऑपरेट कर रहा था। तो बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हम लोग उम्मीद करते हैं एसटीएफ पूरा इसका जड़ तक जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी का सवाल है तो सेंट्रल एजेंसीज जो एनआईए जैसे एजेंसीज उन लोगों का भी मदद लेना चाहिए।